स्वागत है आपका क्लासमेट जी साइंस में। आज अपने लेके हैं क्लास नंबर 12 हैं, जो पार्ट नंबर 12 हैं। अपने एनसीईआरटी व पीवाईपी क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं पूरे डिटेल के साथ। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, वर्निंग फूड सिंड्रोम। वर्निंग फूड सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है? सही जवाब होगा विटामिन B5 की कमी से होता है। बात करें विटामिन B5 की, तो दोस्तों जो विटामिन B5 है इसका वैज्ञानिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल होता है। जो विटामिन B5 है इसको पेंटाथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें प्लेग्रा रोग की, दोस्तों जो प्लेग्रा रोग होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है, और जो विटामिन B3 होता है इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। अगर बात करें विटामिन B6 की दोस्तों, तो इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, और विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। और बालों का झड़ना जो होता है ये विटामिन B7 की कमी से होता है, और B7 का नाम होता है बायोटिन। दोस्तों विटामिनों की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं कि जो विटामिन B और C होते हैं ये जल में विलेय विटामिन होते हैं। कई बार प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील है, जल में विलेय है, तो उसका नाम होगा विटामिन B और विटामिन C। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों और बनती है कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो शरीर में संचित नहीं होते, और विटामिन B और जो C होते हैं जो शरीर में संचित नहीं होते, इनको भंडारित किया नहीं जा सकता। भोजन को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाले विटामिन का नाम बताइए, तो उसका जवाब विटामिन C होगा। एक C विटामिन जो होता है दोस्तों खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है, और इसकी एक विशेषता होती है कि यह दूध में नहीं पाया जाता। तो ऐसे विटामिन का नाम बताना है जो दूध में नहीं पाया जाता, तो विटामिन C होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर पूछ लिया जाए विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज दोस्तों हॉपकिंस ने की थी। कब की थी? 1912 के अंदर इसने खोज की। किसने? हॉपकिंस ने। लेकिन नाम विटामिन किसने दिया? तो सी फंक ने। दोस्तों सी फंक ने विटामिन नाम दिया। तो अपने प्रश्न था कि बर्निंग फूड सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है? B5 की कमी से। और अपने महत्वपूर्ण इसके बारे में विटामिनों के बारे में जानकारी भी पढ़ ली है। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चट्टान पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? बताना है शैवाल को क्या कहा जाता है। दोस्तों शैवाल को एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। बताना है कि जो चट्टान पर उगते हैं उस शैवाल को क्या कहते हैं। सही जवाब होगा लिथोफाइट। दोस्तों जो लिथोफाइट होते हैं वो चट्टानों पर उगने वाले शैवाल होते हैं। लेकिन अब अपने क्वेश्चन को सीधा उसका आंसर बताना तो है नहीं, पूरी डिटेल के साथ दोस्तों अपने हर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शैवाल के टाइप मुख्य रूप से शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी व रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होते हैं दोस्तों उनको हरे शैवाल कहा जाता है, और जो फियोफाइसी होते हैं उनको भूरे शैवाल कहा जाता है, और जो रोडोफाइसी होते हैं उन्हें लाल शैवाल कहा जाता है। दोस्तों एक बार प्रश्न ये भी पूछा गया था कि जो क्लोरोफाइसी यानी हरे शैवाल होते हैं उनके अंदर प्रमुख वर्णक कौन सा पाया जाता है। आपको बता दूं चाहे क्लोरोफाइसी हो, फियोफाइसी हो या रोडोफाइसी हो, तीनों के ही अंदर ए वर्णक तो पाया ही जाता है। लेकिन जो क्लोरोफाइसी है इसके अंदर क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी वर्णक के रूप में पाए जाते हैं। जो फियोफाइसी है इसके अंदर ए व सी पाए जाते हैं। जो रोडोफाइसी है दोस्तों इसके अंदर ए व डी पाए जाते हैं। अब दोस्तों सीधे एसएससी की परीक्षा के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है क्लेमाइडोमोनास व यूलोथ्रिक्स जो शैवाल होते हैं। सबसे पहले तो ये क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। तो ये शैवाल किस प्रकार के शैवाल हैं? ऑप्शन में था क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो सही जवाब होगा क्लोरोफाइसी। जो हरे शैवाल होते हैं वो क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स उनके उदाहरण हैं। तो मैंने आगे लिख दिया है फियोफाइसी के उदाहरण फ्यूकस व सरगासम। दोस्तों जो होते हैं ये फियोफाइसी यानी भूरे शैवालों के उदाहरण हैं, जबकि पोरफाइरा व ग्लेसिलेरिया रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल के उदाहरण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आगे देखते हैं कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं। तो बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रेप्टोफाइटस कहा जाता है। दोस्तों जो भूरी शैवाल लेमिलेरिया होती है, भूरी शैवाल लेमिलेरिया से प्राप्त होती है आयोडीन। कौन सी प्राप्त होती है दोस्तों? आयोडीन प्राप्त होती है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो अपने गले के अंदर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है वो हार्मोन का निर्माण करती है थायरोक्सिन का, जो कि आप सब जानते हो। और थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, जो कि प्रोटीन व वसा का पाचन करता है। मैंने दोस्तों इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि सीधी परीक्षा के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है।
आइसक्रीम, चॉकलेट, दंत मंजन, सौंदर्य प्रसाधन में इस्तेमाल होने वाले चीकने पदार्थ कैसे शैवाल से बनाए जाते हैं? तो दोस्तों सही जवाब होगा लाल शैवाल से बनाए जाते हैं, रोडोफाइसी से बनाए जाते हैं। आइसक्रीम, चॉकलेट, दंत मंजन, सौर्य प्रसाधन जो होते हैं दोस्तों, उसके अंदर चीकने पदार्थ किसके बने होते हैं? लाल शैवाल के बने होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आशा कर रहा हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगला क्वेश्चन है, थैलोफाइटा व टेरिडोफाइटा के मध्य की कड़ी का नाम बताइए। तो थैलोफाइटा व ब्रायोफाइटा के मध्य टेरिडोफाइटा व थैलोफाइटा के बीच की कड़ी का नाम होता है ब्रायोफाइटा। दोस्तों जो ब्रायोफाइटा है ये बीज रहित पादप होते हैं और इन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। जिस प्रकार जो मेंढक होता है दोस्तों, वो जंतुओं के अंदर है कि वो उभयचर है। जंतुओं में उभयचर जो होता है, जैसे जंतु मेंढक है दोस्तों, मगरमच्छ है, ये क्या होते हैं कि ये थल में भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं, तो उभयचर हो गया। लेकिन पादपों के अंदर बात करें तो कौन सा होता है? ब्रायोफाइटा होता है। और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मार्केसिया, फ्यूनेरिया, एंथोसिरोस, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल। इसके जो एग्जाम्पल है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मार्केसिया, फ्यूनेरिया व एंथोसिरोस जो हैं ये ब्रायोफाइटा के क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। इनकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो ब्रायोफाइटा है इन्हें पादप जगत का उभयचर तो कहते हैं, इनके अंदर संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। संवहन ऊतक क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा जाइलम व फ्लोएम। जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं उन्हें संयुक्त रूप से संवहन ऊतक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है कि मेनिनजाइटिस रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? सही जवाब होगा वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। अब ये रोग होता कैसे है दोस्तों, मतलब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो अपना ब्रेन होता है, जो अपना मस्तिष्क होता है, उसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको मेनिंजस झिल्ली के नाम से जाना जाता है। जब दोस्तों वायरस संक्रमण करता है तो इस मेनिंजस झिल्ली में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है और इसी को कहा जाता है मेनिनजाइटिस रोग। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो मेनिनजाइटिस रोग होता है इसके द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है। दोस्तों इस रोग को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये वायरस के द्वारा होता है, तो कौन से वायरस के द्वारा होता है? ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट बनती है। तो निसेरिया मेनिनजाइटिस किस वायरस के द्वारा? दोस्तों निसेरिया मेनिनजाइटिस वायरस के द्वारा मेनिनजाइटिस रोग होता है, जो कि मस्तिष्क के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। इसी प्रकार दोस्तों नाम सुना होगा टेक्रोमा रोग। जो टेक्रोमा रोग होता है यह भी वायरस के द्वारा होता है और ये आंखों को प्रभावित करता है। आंखों के अंदर एक अपनी झिल्ली पाई जाती है कोर्निया, जिसके द्वारा प्रकाश क्या होता है? रेटिना पर पहुंचता है। तो टेक्रोमा रोग किसको प्रभावित करता है? आंख को प्रभावित करता है। इसी प्रकार जो डेंगू बुखार रोग होता है यह भी डेंगू वायरस के द्वारा होता है, जिसको अर्बो वायरस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो डेंगू बुखार होता है ये आंखें जोड़ रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, इसे कारण इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। पोलियो रोग भी वायरस के द्वारा होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है ये भी वायरस के द्वारा होता है और ये मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। दोस्तों लक्षण होता है लगातार छींके आना और बेचैनी होना, ये इन्फ्लुएंजा रोग के लक्षण होते हैं, मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस रोग के अंदर आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है? दोस्तों उस रोग का नाम है दातर कोशिका एरक्ता, जिसको सिकल सेल एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो अपनी आरबीसी होती है दोस्तों, रिथोसाइट होती है, पहले अगर ऐसी है उसकी संरचना तो बाद में हंसियाकार हो जाती है। इस रोग का नाम होता है सिकल सेल एनीमिया, दातर कोशिका एरक्ता। यानी जब ये रोग दोस्तों हो जाता है तो शारीरिक कार्य करने में क्या होती है? कमी आ जाती है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है। जो ये रोग है सिकल सेल एनीमिया, ये एलिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन से होता है। हम जानते हैं कि मनुष्य जो होता है दोस्तों उसके अंदर एलिंग और लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। एलिंग गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं मादा के अंदर XX, जबकि पुरुष के अंदर XY पाए जाते हैं। तो 2 ये गुणसूत्र हो गए, 44 और 2 कितने हो गए? 46। मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है दोस्तों, इसकी खास बात है कि ये छठे गुणसूत्र में परिवर्तन से होता है। तो ये एलिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग होता है। इस रोग के अंदर mRNA
यानी आरएनए दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बता रखा है, mRNA, tRNA व rRNA। दोस्तों ये आपको पता होगा। तो छठे अमीनो अम्ल यानी ग्लूटामिन जो होता है उसके स्थान पर वेलिन आ जाता है, हो गया ना परिवर्तन। तो छठे गुणसूत्र के अंदर परिवर्तन होने के कारण ये रोग होता है, यानी ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ जाता है। सिकल सेल एनीमिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को कभी भी मलेरिया नहीं होता, ये फैक्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। अगर अच्छी लगे जानकारी सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को। धन्यवाद।